हेलो दोस्तों आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों इससे पहले मैंने अपना लास्ट वीडियो में सेक्शन 85 प्लस 86 दोनों कंप्लीट किए, जो कि कहते हैं मत्ता क्या होता है, मत्ता में क्या गया कार्य है, मत्ता मीन्स नशे में क्या गया कार्य है। उसके बारे में मैंने उसमें लीगल मैगजीन बताई है, प्लस केस लो बताए हैं, और प्लस में कि मत्ता होने के बाद उसको फ़ायदा क्या है, उसका नुकसान क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप जाकर वीडियो को देखिए। और दोस्तों आज मैं सेक्शन 87 और प्लस 88 दोनों को साथ में पढ़ाऊंगा इंटरलिंक करके, तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो बने रहना। दोस्तों सेक्शन 87 क्या कहता है, पहले मैं दोनों की आपको डेफिनेशन बता देता हूँ कि सेक्शन 87 कहता है सहमति, मतलब सहमति मतलब होता है कंसेंट। कंसेंट दो व्यक्तियों जो मिलकर किसी भी कार्य को करने के लिए कंसेंट करते हैं, दोनों का विचार और कार्य करने के लिए कंसेंट होता है। इसमें क्या गया, सहमति मतलब कंसेंट से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या गौर उपपत्ति कारित करने का आशय ना हो। मतलब ऐसा कोई कार्य क्या है, आपराधिक कार्य जिसमें कि मृत्यु ना हो और प्लस में गौर उपपत्ति मीन्स होता है कि जिसमें उसको बुरी तरह पीटना, एक तरीके से मान लो कि बहुत ज्यादा पीटना। गौर उपपत्ति मतलब बहुत गलत तरीके से पीटना। गौर उपपत्ति जैसे गौर उपपत्ति में 8 पॉइंट दिए गए हैं। 8 पॉइंट में जैसे कि सिंपल सा हो गया कि किसी को नपुंसक कर देना, या किसी की आंख फोड़ देना, किसी का दांत तोड़ देना। तो मतलब इस तरह की जो कोई भी उपपत्ति होती है वो गौर-उपपत्ति के अंदर आता है। इसमें 8 पॉइंट दिए गए हैं, जो मैं आपको आगे सेक्शन 320 में आईपीसी में पढ़ाऊंगा कि गौर-उपपत्ति होती क्या है। उसमें बकायदा पूरा अपना एक्सप्लेनेशन है। तो दोस्तों इसमें बताया था मैं सहमति से किया गया कार्य है, जो किसी भी कंसेंट से, किसी की सहमति से कार्य किया गया हो जिसमें मृत्यु या गौर-उपपत्ति कारित करने का आशय ना हो, मतलब उसकी मृत्यु करने का जो भी वो कार्य कर रहे हैं उसमें, और ना किसी गौर-उपपत्ति करने का कोई इंटेंशन हो, और ना उसकी संभावना ज्ञात हो, या जो वो कार्य वो कर रहे हैं या उसकी संभावना, मतलब कोई भी संभावना है कि इस तरह का हम कार्य करेंगे तो उसमें मर जाएगा इंसान, उसको गौर-उपपत्ति हो जाएगी, तो उस तरह का उसको कोई ज्ञात ना हो, मतलब ज्ञान ना हो, उसको पता ना हो उसके बारे में कि भाई हम इसे उस तरीके से मारते हैं तो उसके ऊपर हम पे गौर-उपपत्ति हो या मृत्यु, इस तरीके के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इसकी परिभाषा आपको बताता हूँ एक बार कि क्या लिखा हुआ है हमारी आईपीसी में। कोई बात जो मृत्यु या गौर उपपत्ति कारित करने के आशय से न की गई हो, मतलब कोई भी बात होगी जो इसमें मौत, मृत्यु और गौर उपपत्ति के बारे में जो उसमें इंटेंशन है उसको ना दी गई हो, जिसके बारे में कर्ता मीन्स होता करने वाला, जिसके बारे में करने वाला यह ज्ञान ना हो कि उससे मृत्यु या गौर उपपत्ति कारित होना संभव है। मतलब इस तरह का कोई भी एक आपराधिक कार्य कि जिसके बारे में, जैसे मैं आपको बताया दांत तोड़ना, आंख में इस तरह कुछ मार देना कि इससे कि वो अंधा हो जाए, तो इस तरह का अगर किसी व्यक्ति को नहीं पता कि भाई उस कार्य को करने से वो व्यक्ति मर जाएगा, तो जो संभवतः नहीं जानता है उस कार्य को करने के लिए, तो उसके बारे में बताया गया है। किसी ऐसी अपहानि, हानि का मतलब है नुकसान, कि किसी भी ऐसे नुकसान के कारण अपराध नहीं है, तो उसमें उसको बताया गया है कि अगर उसको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं है, मृत्यु के बारे में कि उससे कोई व्यक्ति मर जाएगा, या गौर-उपपत्ति के बारे में, और उसके इंटेंशन भी नहीं है, मतलब उसको इंटेंशनली इसमें लिख रखा है आशय की ना की गई हो, आशय से ना की गई हो, मतलब उसकी इंटेंशन नहीं थी। और क्या नहीं थी इंटेंशन, उसकी मृत्यु करने की या गौर-उपपत्ति करने की, तो उसकी जो अपहानि होती है, उसका जो नुकसान होता है, अगर उसके कारण कोई भी कार्य होता है तो वो उसमें उसको बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। तो जो उस बात से 18 साल से अधिक व्यक्ति हो जिसने वह नुकसान सहन करने की चाहे अभिव्यक्त चाहे विवक्षित सहमति दे दी हो, मतलब जो व्यक्ति है वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। 18 साल के ऊपर का व्यक्ति, अगर कोई 18 साल से नीचे का व्यक्ति, नाबालिग बच्चा जो अगर वो इस चीज के लिए कहता है करने के लिए, तो उसको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि नाबालिग का कहा गया कार्य कभी भी इस तरह से एडमिसेबल नहीं माना जाता। तो इसी तरह से जो 18 साल से ऊपर का व्यक्ति होना चाहिए, अगर वो अपनी सहमति देता है इस नुकसान को करने के लिए, चाहे वो अभिव्यक्तित हो, एक्सप्रेस्ड हो, चाहे वो विकसित हो, इम्प्लाइड हो, वजह हो या वजह होना करने वाले व्यक्ति का इरादा हो, अथवा जिसके बारे में करने वाले को ज्ञान हो कि वह उपयुक्त, जैसे किसी व्यक्ति को जिसने उस नुकसान का जोखिम उठाने की सहमति दी हो। मतलब इस आपको बताया था कि इसमें लिखा है जिसने वह नुकसान सहन करने की जो अभिव्यक्ति हो, चाहे विकसित हो, सहमति दे दी हो, वजह हो, कोई उसमें कोई वजह हो करने के लिए, उस कार्य को करने के लिए उसकी कोई वजह हो, या वजह होना करने वाले व्यक्ति का इरादा हो जो कर रहा है, अतः जिसके बारे में करने वालों को ज्ञात हो कि जो कार्य कर रहा है, जो भी आपराधिक कार्य कर रहा है, उसका ज्ञात हो उसको, वह उपयुक्त, जैसे किसी व्यक्ति को जो उपयुक्त, उस तरह किसी व्यक्ति को जिसने उस नुकसान का जोखिम उठाने की सहमति कंसेंट दी हो,
मतलब जो उसके साथ में व्यक्ति है वो कोई भी कंसेंट देता है इस तरह का जोखिम उठाने के लिए, उस बात के द्वारा कारित होना संभव है। मगर वो सिंपल सा कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि वो मृत्यु हो जाएगी और या उसको गौरवपति हो जाएगी और उसके बिना इंटेंशन के वो कार्य कर रहा है, तो उसको उसका बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई ए व्यक्ति है, बी को पता नहीं है कि जो कार्य मुझे करने के लिए कह रहा है कि उसको क्या उपत्ति होगी, तो इसमें जो बी है उसको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, बट ए को उसका बेनिफिट इसमें नहीं दिया जाएगा। तो इसमें ये लिखा है कि जिसने उस नुकसान का जोखिम उठाने की सहमति दी हो, मतलब कोई भी थर्ड पर्सन जो भी हो उसको नुकसान उठाने की सहमति दी हो, उस बात के द्वारा कारित होना संभव है जिससे वो कार्य कर रहा है। दोस्तों ऐसे सेक्शन 88 इसमें कहा गया किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य। मतलब इसका सिंपल सा कहने का मतलब है किसी व्यक्ति को फायदा देने के लिए जो कंसेंट होगी, जो सम्मति होगी, उससे गुड फेथ में किया गया कार्य है, उसके गुड फेथ में उसको फायदा देने के लिए, किसी भी व्यक्ति को फायदा देने के लिए, जिससे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, परंतु उसमें जो मृत्यु कारित करने का आशय नहीं होना चाहिए। अगर उसको कोई फायदा किसी भी थर्ड पर्सन को, ए ने बी को फायदे देने के लिए सद्भावना पूर्वक तरीके से कोई कार्य किया है और उस कार्य से पर किसी की मृत्यु कारित होने का इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि उसमें उसकी मृत्यु कारित हो जाए, जो उसको बेनिफिट दे रहा है थर्ड पर्सन को। समझ गए? सिंपल सा है कि ए ने बी को फायदा दिया, पर जो सी व्यक्ति है, वो ए बी को फायदा दे रहा है, तो उसमें सी की मृत्यु नहीं होनी चाहिए, कोई भी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए उसकी मृत्यु करने के लिए। फायदा आप दोगे परंतु किसी बचाव के लिए, कि दूसरे को बचा के या आप तीसरे को फायदा दोगे, इस तरीके से। कोई बात जो इसमें आपको बताता हूँ कि कोई बात जो मृत्यु कारित करने के आशय से ना की गई हो, मतलब कोई भी बात या कोई भी ऐसा कार्य है जो मृत्यु कारित करने की इंटेंशन से ना किया गया हो, किसी ऐसे नुकसान के कारण नहीं है जो उस बात से किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके फायदे के लिए वह बात सद्भावना पूर्वक की जाए और जिसने उस नुकसान को सहने या उस नुकसान को जोखिम उठाने के लिए चाहे अभिव्यक्त तरीके से चाहे विवक्षित तरीके से सहमति देती हो, कारित हो जाए। कारित करने का कर्ता, जो कार्य कर रहा है वह कर्ता आशय हो या कारित करने की संभाव्यता, मतलब संभावना कर्ता को ज्ञात हो। तो इसमें सिंपल सा मैं आपको समझाने का छोटा सा एग्जांपल समझाता हूं कि इसमें एक ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है और एक सी व्यक्ति है। ये तीन व्यक्ति हैं। इसमें क्या है कि जो बी है, बी ए से पैसे लेता है क्योंकि ए बी का दोस्त है, और जो बी पैसे लेता है वो लेता है सी के लिए क्योंकि सी बी का दोस्त है। ठीक है? अब वो सी के लिए जो पैसे लेता है, इसमें हुआ क्या है, जब सी के लिए वो पैसे लेता है तो उसने इससे 10,000 रुपये लिए, ए ने बी को 10,000 रुपये दे दिए गुड फेथ में कि भाई ठीक है, और बी ने सी को गुड फेथ में पैसे दे दिए। तो जो सी ने जब पैसे लिए तो उसके बाद सी ने वो पैसे देने के लिए बाद में उसको बी को मना कर दिया कि भाई मेरे पास पैसा नहीं हो पा रहा है, मैं आपको ये पैसे नहीं दे सकता। बी ने ए को मना कर दिया कि भाई मैंने जिस आदमी को पैसे दिए थे उस व्यक्ति के पास भी पैसे हो नहीं पा रहे हैं, वो नहीं दे सकता। अब जो ए के पैसे 10,000 रुपये, अब ए को उस चीज़ की इतनी चिंता हुई अपने पैसों की, भाई बिकॉज उसको भी इमरजेंसी में कोई काम होगा, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ सिर्फ कि उसको कोई इमरजेंसी का काम होगा, तो देन उसने पैसों के चक्कर में वो डिप्रेशन में चलेगा। डिप्रेशन में जाने के बाद ए जो व्यक्ति है उसने सुसाइड कर लिया, वो मर गया। अब ये सीधा सीधा ये समझाने का मेरा मतलब ये है कि जो बी अब सुसाइड कर लिया तो वो एक्सपायर हो गया। इसमें लिखा हुआ आप खुद देखो, जिसे मृत्यु कारित करने का आशय नहीं है, मतलब इंटेंशन नहीं है। अब बी ने अब जब सुसाइड कराया है तो बी के ऊपर पॉइंट आया और सी के ऊपर पॉइंट आया कि भाई आपने उसको पैसे नहीं दिए जिस कारण उसने सुसाइड कर लिया। तो बी और सी अपने ये बेनिफिट लेंगे कि भाई हमने एक दूसरे सद्भावना पूर्वक पैसे लिए थे, और उस सद्भावना पैसे लेने के बाद हमें ये नहीं पता था कि जो हम पैसे ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेगा। तो मतलब इसमें बी और सी का जो इंटेंशन थी, जो उसका आशय था, वो किसी की मृत्यु कारित करने का या किसी को इस तरीके से परेशान करने का कि जिससे कि वो व्यक्ति अपना सुसाइड कर ले। तो इसमें सिंपल सा ये बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति के फायदे के लिए, इसमें फायदा सी को होगा, सी को भी फायदा था। बी ने सोचा कि भाई इसमें कुछ पैसा मुझे मिल जाएगा ब्याज के तौर पे, ए ने भी सोचा था कि कुछ पैसा मुझे मिल जाएगा ब्याज के तौर पे, तो इन्होंने उसको पैसे बांट दिया आपस में। तो इसमें लिखा किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सहमति, कंसेंट से सद्भावना पूर्वक किया गया कार्य।
तो इन्होंने कंसेंट करी एक दूसरे के साथ और सद्भावना पूर्वक कार्य भी किया एक दूसरे के साथ गुड फेथ में, कि भाई हमें कुछ इंटरेस्ट मिल जाएगा, इसके अकॉर्डिंग गुड फेथ भी है और कुछ दोस्ती वाली बात भी है। पर उसके बाद इसमें मृत्यु कारित करने का आश्चर्य नहीं है, परंतु उसमें अगर ये सुसाइड कर रहा है तो इसमें बी और सी को ये बेनिफिट है कि भाई वो ये कह सकता है कि ना तो हमें उसको मारने की इंटेंशन थी, ना हमें पता था कि वो इंटेंशनली सुसाइड कर लेगा। तो इसका सिंपल सा कहने का मतलब यही है जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया, जो ये परिभाषा कहती है। दोस्तों इसमें एक दृष्टांत है सेक्शन 87 का, मतलब इलस्ट्रेशन है सेक्शन 87 की। इलस्ट्रेशन क्या कहती है, ए और बी एक खेल है मनोरंजन की तरह से, एक पट्टेबाजी खेल होता है, पट्टेबाजी करना। तो ए और बी जो है आमोदर्थ आपस में पट्टेबाजी करने में सहमत होते हैं, मतलब उस खेल को खेलने में सहमत होते हैं। इस सहमति में किसी नुकसान को जो ऐसे पट्टेबाजी में खेल के नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हो, मतलब इस सहमति से खेलते हैं कि जो इसमें नुकसान है वो पट्टेबाजी में खेल है उसके नियम के विरुद्ध न होते हुए कारित हुआ हो, कोई कार्य हो जो उसके उसमें लिखा हो कि इसका नियम है उसके विरुद्ध वो काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, उठाने की हर एक सहमति विवक्षित है। ठीक है, मतलब जो उसके इसको जो पट्टेबाज जो खेल है उसको खेलने के लिए जो सहमति है वो विवक्षित है, मतलब इम्प्लाइड है। और यदि ए यथा नियम पट्टेबाजी करते हुए बी को उपहतिकारित कर देता है तो ए कोई अपराध नहीं करता है। इसमें सिंपल सा कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति कोई खेल खेल रहा है जो नियम के अकॉर्डिंग वो खेल को खेलता है, और उस नियम के अकॉर्डिंग अगर उस खेल को खेलते हुए अगर ए बी को उपहतिकारित कर देता है, मतलब उसको चोट पहुंचा देता है, तो जो उपपत्ति है वो सेक्शन 319 में है, 319 में है। जैसे 320 में गौरूपति है, 319 में इसी उपपत्ति के बारे में दिया गया है। तो जो उसमें उसको उपपत्ति कारित करता है, उसको चोट पहुंचा देता है, तो वो उसमें अगर वो ये कहता है कि भाई इसने तो मुझे चोट पहुंचाई है, तो उसको इसका सेक्शन 87 का बेनिफिट मिल जाएगा। जब आप छोटा कोई एग्जाम्पल मान लो, आप कोई गेम खेल रहे हो, कोई क्रिकेट खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, और उसमें अगर कोई व्यक्ति नियम है उसमें कि भाई खेलने में किसी के चोट लग जाती है तो कोई इसमें उसके ऊपर भी केस नहीं करेगा इस तरह का, और उसके बाद वो उस वाले खेल में अगर वो उसके बॉल लग जाती है या उसके गलती से बैट लग जाता है तो वो ज़्यादा चोट लगने के कारण जो उपपत्ति हुई है उसके कारण उसमें इसको फायदा मिल जाएगा। इसी तरीके से ये सेक्शन 88 का एक इलस्ट्रेशन और है। ये एक शल्य चिकित्सक है। शल्य चिकित्सक मतलब कौन होता है, जैसे वो बोलते हैं ना उसको शल्य चिकित्सक मतलब सर्जरी वाला, जैसे एक डॉक्टर है सर्जरी करता है। तो सर्जरी डॉक्टर करता है ये जानते हुए कि एक विशेष शस्त्रक्रम से बी को जो दर्दनाक रोग से ग्रसित है मृत्यु कारित करने की संभाव्यता है। मतलब वो जो है जो शल्य चिकित्सक है वो ऐसे कोई विशेष शस्त्रक्रम, मतलब ऐसे कोई स्पेशल आर्म्स जो उसके पास डॉक्टर के पास जो होते हैं आर्म्स वगैरह जिससे कि वो ट्रीटमेंट करते हैं, वो ऐसे कोई स्पेशल आर्म से बी को दर्दनाक जो ग्रसित है, मतलब जो दर्दनाक तरीके से पीड़ा में है, उसके ऊपर उसकी मृत्यु कारित होने की संभाव्यता है, जिसको उसको लगता है कि ये संभव है कि अगर मैं इसके साथ इन शस्त्रों के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करता हूं तो व्यक्ति मर जाएगा। किंतु बी की मृत्यु कारित करने का आशय न रखते हुए सद्भावना पूर्वक बी के फायदे के आशय से बी की सहमति से बी पर वह शस्त्रक्रम करता है, और अगर अपने इंटेंशनली अपने इंटेंशन को ना रखते हुए और किसी गुड फेथ में वो बी की जो मदद करता है, जो ए डॉक्टर है वो बी की मदद करता है अपने उन्हीं शस्त्र के हिसाब से, स्पेशल आर्म्स के हिसाब से, कि जिससे कि उसको उम्मीद है कि वो क्या पता बच जाए। तो अगर यहाँ पे वो व्यक्ति मर जाता है या वो व्यक्ति को ज्यादा घोरोपति हो जाती है उन शस्त्रों के हिसाब से, तो इसमें जो ए होगा उसको कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि वो उसको सद्भावना पूर्वक बचाना चाहता था। तो इस वजह से उसको इसका यहाँ पे उसको बेनिफिट मिल जाएगा जो सर्जरी करने वाला डॉक्टर है उसको। इसी हिसाब से मैं आपको बताता हूँ सहमति द्वारा बचाव के दो विचार पर आधारित है। जो सहमति है, जो कंसेंट है, वो दो विचार है उसके ऊपर वो आधारित है। पहला है यह कि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का सबसे बड़ा उत्तम निर्णय है। मतलब कोई भी व्यक्ति होगा जो अपने हित को जानता होगा और वो सबसे बड़ा उत्तम उसका निर्णय, उसका अपना जो निर्णय लेता है वो सबसे बड़ा है, कि भाई जो सहमति उसने दिखाई है वो खुद अपनी कंसेंट से उसका वो करता है। इसका दूसरा पॉइंट जो है यह है कि कोई व्यक्ति जिस कार्य को अपने लिए हानिकारक समझता है उसके लिए अपनी सहमति नहीं देगा। मतलब सिंपल सा फैक्ट है कि अगर कोई व्यक्ति को लगता है कि भाई इस कार्य से मुझे ही हानि होनी है तो वो उसके लिए अपनी सहमति नहीं देगा।
वह इस प्रत्येक बात के लिए स्वतंत्र है कि वह अपने शरीर तथा संपत्ति को कार्य क्षति को बर्दाश्त करे। मतलब अगर वो सहमति देता है तो वह अपनी सहमति देने के लिए खुद स्वतंत्र है कि जो उसको शारीरिक क्षति होगी या उसको संपत्ति को कोई क्षति होगी, क्षति मतलब नुकसान, कोई नुकसान होगा, शारीरिक नुकसान होगा या संपत्ति को कोई नुकसान होगा, तो खुद ही उसको बर्दाश्त करेगा। अतः यदि वह की जा रही क्षति के लिए अपनी सहमति दे देता है तो जो करने वाला है, जो करता है, किसी भी अपराध का दोषी नहीं होगा। अगर कोई व्यक्ति अपने ऊपर क्षति या अपनी संपत्ति के ऊपर क्षति होने का अपना आप ही बोल देता है कि कोई बात नहीं, आप क्षति हो जाने दो, आप इस कार्य को करो, तो उसके बाद जो क्षति होने का जो कार्य करता है, तो उसमें जो व्यक्ति है, जो करता है, जो उस कार्य को कर रहा है, उसको इस चीज का बेनिफिट मिल जाएगा कंसेंट के उसमें। ठीक है, इसमें एक उदाहरण के लिए लिखा हुआ ना, उदाहरण के लिए है कि एक व्यक्ति अपनी संपत्ति दूसरे को दे देता है, मतलब अपनी संपत्ति किसी और व्यक्ति को, एक व्यक्ति है जो संपत्ति किसी और को देता है, अतः ग्रहीता से उसे अपनी सहमति से ग्रहण करता है, और जो ग्रहीता मतलब ग्रहण करने वाला, ग्रहीता बोलता है ग्रहण करने वाले को, जो ग्रहण करने वाला व्यक्ति है वो अपनी सहमति से उसको वो ग्रहण कर लेता है। इस तरह के ग्रहण द्वारा वह कोई अपराध नहीं करता है, क्योंकि उसने उसको सहमति दी ग्रहण करने की अपनी संपत्ति को, और उसने वो संपत्ति ग्रहण करी है, तो इसमें वो कोई अपराध नहीं करता है। किंतु यह धारा एक व्यक्ति को यह आज्ञा नहीं देती कि वह किसी भी ज्ञात वस्तु जिसमें उसकी मृत्यु या गंभीर चोट होने की संभावना है कि उसकी सहमति दे। मतलब इसमें एक आ गया है कि जो मैंने आपको ऊपर बताया था स्टार्टिंग में सेक्शन उसमें ये कहा गया था कि भाई जो लिखा था मृत्यु और गौरवपति को छोड़कर उसके इंटेंशन जिस तरह की, तो कंसेंट के ऊपर बताया गया था। तो इस हिसाब से उसने बताया कि अगर वो कोई सहमति भी देता है तो वो सहमति इस प्रकार से नहीं दी जा सकती कि वो जो सहमति दे रहा है उसमें उसको उसकी मृत्यु हो जाए या उसको गंभीर चोट आए, तो उसकी संभावना है कि उसको गंभीर चोट आ सकती है, तो उसकी मृत्यु हो सकती है, तो इस तरह की सहमति इसमें कंसर्न नहीं की जाएगी। दोस्तों इसमें मैंने केस लॉ लिखे हैं। ये पहला केस लॉ है जो है सेक्शन 87 का, दूसरा केस लॉ है सेक्शन 88 का, और तीसरा जो मैंने लिखा हुआ है ये है दोनों के लिए। तो इसमें क्या है कि पहला केस लॉ क्या है कि स्टेट वर्सेस दशरथ पासवान 1958 का ये केस है। इसमें क्या कहा था कि वैध सहमति पूर्ण रूप से प्रतिरक्षा नहीं है, मतलब जो सहमति है वो पूर्ण रूप से प्रतिरक्षा नहीं है, विधि द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन वह सहमति द्वारा किया गया कार्य क्षम्य होगा। मतलब विधि के द्वारा जो विधि ने निर्धारित कार्य की बताए गए, जैसे इस सेक्शन में आपको बताया गया है कि कोई भी कार्य होगा वो मृत्यु तथा उपहति को छोड़कर किया गया कार्य बिना इंटेंशन के, जो भी कार्य होगा उसके हिसाब से जो उसमें बताया गया विधि द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन ही सहमति द्वारा किया गया कार्य क्षम्य होगा। मतलब जो विधि द्वारा शर्तें हैं, जो निर्धारित शर्तें हैं, उसके द्वारा अगर कोई कार्य करता है तो क्षम्य मतलब माफी योग्य होगा। शर्तें संतुष्ट न होने पर विधि के अनुशासन दायित्व के रियायत का मुकदमा बन सकता है। मतलब अगर शर्तें जो हैं, जो उसने शर्तें लागू की गई हैं या जो ये निर्धारित शर्तें हैं विधि की, अगर उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, मतलब अगर उससे कोर्ट न्यायालय संतुष्ट नहीं होता है, तो विधि के अनुसार जो उसकी लायबिलिटी है, जो उसकी रियासत है, लायबिलिटी की जो रियासत मिलती है, पर उसमें मुकदमा हो सकता है। अभियुक्त को तदनुसार, अभियुक्त को तभी धारा 304 एक उपखंड के अपवाद का लाभ दिया जाएगा। मतलब इसमें जो अभियुक्त है उसको सेक्शन 304 के अकॉर्डिंग, जो उसका सब सेक्शन 5 है, खंड जो 5वां है, उसके अकॉर्डिंग उसको लाभ दिया जाएगा। तो इसमें सिंपल सा कहता है कि जो भी वो कर रहा है कार्य, अगर वो कार्य विधि के द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन करते हैं तो उसको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। अगर वो विधि के निर्धारित शर्तों के बिना करते हैं तो उसको उसका मुकदमे बन सकता है, उसके ऊपर केस चल सकता है। परंतु अभियुक्त को जो बेनिफिट मिल सकता है वो सेक्शन 304 के सब सेक्शन 5 के अपवाद का लाभ उनको मिल सकता है। सारे केस में उसको इसी का लाभ मिला था दशरथ पासवान को। तो इसी में जो सेकंड केस है वो है स्टेट वर्सेस नतेसस, जो 1962 का केस है, मद्रास का एक केस था। इसमें एक अध्यापक होता है जो विद्यार्थी को अनुशासन के हित में अपने शिष्य को युक्त शारीरिक दंड देता है। मतलब कि जैसे भी कोई इसमें जो अध्यापक है वो अपने विद्यार्थी को अनुशासन का पालन करने के लिए युक्त जो शारीरिक दंड, मतलब उसको मारता पीटता है, डंडे वंडे जैसे बचपन में मारते थे, जैसा टीचर मारते थे उसी हिसाब से वो उनको मारता है अनुशासन के पालन करने के लिए। वह धारा 88 का लाभार्थी होगा, उस जो पीट रहा है उसको सेक्शन 88 का बेनिफिट मिलेगा कि वो बच्चों को अनुशासन के लिए वो मार रहा था। परंतु आजकल तो वैसे बड़ा दिक्कत है कि आजकल तो आप हाथ भी लगा दोगे बच्चों को स्कूल में तो वैसे भी कि भाई आपने मार दिया, पीट दिया,
तो इस चीज़ों के ऊपर काफ़ी आजकल रोक चल रही है। तो इस हिसाब से हम तो खूब पिटे हैं अपने बचपन में, मतलब टीचरों से खूब पिटे हैं। तो यह धारा जो है 323 के अंतर्गत दोषित नहीं कह सकती। मतलब जो 319 में दिया रखा है, 319 में जो मैंने आपको बताया उपपत्ति का जो दंड है वो 323 में दिया गया है। जो उसमें 323 में उसको दंड दिया गया है कि उसके अंदर उसको दोषित नहीं कर सकता। उसके जो पेरेंट्स होंगे या जो कोई भी होगा तो ये नहीं कह सकता कि आपको इसमें अध्यापक को सजा दी जाएगी 323 के हिसाब से कि आपने उसको उपपत्ति पहुंचाई। तो इसको ये बेनिफिट इसमें टीचर को मिला हुआ है। एक इसमें केस हो रहा है दिया वर्सेस पुलिस सब इंस्पेक्टर। इसमें क्या कहा गया था कि इस मामले में निर्णय आया था कि ये धारा जो है उन मामलों में लागू नहीं होती जिसमें सामाजिक हित होता है। मतलब अगर इसमें पुलिस इंस्पेक्टर किसी भी सामाजिक हित के लिए कोई कार्य कर रहा है और उस कार्य में अगर कोई इस तरह की घटना घट जाती है तो जो पुलिस इंस्पेक्टर है घटना घटने के बाद उसको सेक्शन 87 और 88 में उसका लाभ प्राप्त हो जाएगा, बिकॉज वो उस कार्य को जो कार्य कर रहा है वो सामाजिक हित में कर रहा है, तो उसको इस चीज में बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये तीनों केस मैंने आपको इसमें बता दिए हैं और आप इन केस को जरूर देख लेना। मेरा ये सेक्शन 87 और 88 कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें आपको सेक्शन 89 प्लस 90 आगे पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों मेरी आज ये वीडियो कंप्लीट हुई है सेक्शन 87 और 88 की। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल पर जाइए और मेरी इस वीडियो को देखिए और मेरे यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब कीजिए, प्लस मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और मेरे फेसबुक पेज को भी आप लाइक कीजिए। और दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरी वीडियो को, प्लस शेयर करना और मेरी वीडियो पे आप कमेंट करना अगर आपको कुछ भी मुझसे इस बारे में कुछ पूछना हो, इस केस के बारे में और भी किसी रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना। थैंक यू।